मेरा नाम सायरा है। मैं आज आपको अपनी भाभी के साथ हुए धोखे की कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी भाभी बहुत सीधी औरत थी। मेरी भाभी ने मुझे अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह पाला था। मेरे माँ बाप काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरे परिवार में बस मेरे बड़े भाई भाभी और मैं रहते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि दूसरे शहर के स्कूल में पढ़ता था। वो छुट्टियों में ही घर आता था। कभी कभी हमारी उससे फ़ोन पर बात हो जाती थी। मेरे छोटे भाई की उम्र 18 साल थी। भाई चाहते थे कि वो कुछ बन जाए, इसलिए भाई ने शुरू से ही उसे मामा के घर भेज दिया था। मेरे मामा का घर दूसरे शहर में था। मेरे मामा का अपना एक बहुत बड़ा स्कूल भी था। मेरा भाई उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था और वो कम ही हमारे शहर में आता था। वो ज़्यादातर मामा के घर पर ही रहता था। माँ बाप के मरने के बाद उसकी परवरिश मेरे मामा ने ही की थी, लेकिन वो हमारे घर भी आता था। सारी छुट्टियां वो हमारे घर पर ही गुजारता था। मेरे छोटे भाई का नाम शाहिद था। मेरे भाई की शादी मेरे माँ बाप के सामने ही हो गई थी। मेरी भाभी बहुत सीधी थी। कोई भी उनसे कुछ भी कह दिया करता था, लेकिन वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। जब से वो हमारे घर शादी करके आई थी, कभी भी हमें उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली थी। वो मेरे भाई को और मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तब मैं बहुत कम उम्र की थी। मेरी भाभी के पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपनी औलाद समझती थी। मेरी भाभी मेरी माँ जैसी थी और मेरे भाई मेरे बाप की तरह थे। जब मैं जवान हुई तो मेरे भाई को मेरी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी काशिफ से हो गई थी। काशिफ बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई थी, तो शादी के शुरू के ही दिनों में मुझे ये बता दिया गया था कि मुझे अपने ससुराल में अपनी सास के साथ साथ अपनी नंद को भी खुश करना होगा। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास और मेरी एक जवान नंद रहा करती थी, जबकि उनके पिता भी काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी नंद की उम्र 40 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उनकी शादी नहीं की थी। न जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी, जबकि मेरी शादी तो 20 साल की ही उम्र में कर दी गई थी। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए मेरी छोटी से छोटी बातें उनको खुश कर दिया करती थी। मेरी सास का दिल भी बहुत नरम था, लेकिन घर में असली परेशानी तो मेरी नंद थी। मेरी नंद उम्र में मेरे पति से भी बड़ी थी। मेरी नंद का नाम अदीबा था। मेरे पति अदीबा बाजी से बहुत दबते थे। वो उम्र में उनसे बड़ी थी, इसलिए उनका बहुत लिहाज किया करते थे। अदीबा बाजी में मिजाज की बहुत कड़क थी। जाहिर सी बात है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो ऐसी थी। शादी ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहा करती थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी। काशिफ मेरे लिए एक प्यारा सा सूट लेकर आए थे। मैंने वो सूट बहुत खुशी खुशी अगले ही दिन पहन लिया था। वो नया सूट मैंने पहन लिया तो मेरी नंद मुझे देखते ही गुस्से में आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम ये नया सूट पहनकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी शादी 20 साल की उम्र में हो गई है और जबकि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और कुंवारी ही अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ। तुम्हें पता है, हम लोग नए कपड़े या तो तब पहनते हैं जब हम किसी के घर जाते हैं, या फिर तब पहनते हैं जब हमारे घर कोई मेहमान आता है। तो तुम मुझे जलाने के लिए जानबूझकर ये कपड़े पहनकर आई हो। मुझे पता है ये कपड़े तुम्हें रात काशिफ भाई ने दिए हैं। मैं उनकी बात सुनकर नहीं में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि अदीबा बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ठीक है कि ये सूट मेरे लिए काशिफ लेकर आए हैं। मैंने उनकी ही खुशी के लिए ये सूट पहना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं आपको जलाना चाहती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे नए कपड़े पहनने पर आपको बुरा लग जाएगा। ये बात सुनकर अदीबा बाजी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी सास और मेरे पति भी कमरे से बाहर आ गए थे। मैं बहुत घबराई हुई थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहने लगी कि क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो। अदीबा बाजी ने अपनी माँ को बताया कि सायरा ने नया सूट घर में पहन रखा है। वो ये सूट पहनकर मुझे जलाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि उसके पति ने उसे ये गिफ्ट किया है, जबकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई, और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए काशिफ लेकर आए हैं, और जबकि मैं तो अभी तक अपने मायके में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हूँ। और वो मुझसे कह रही है कि आपको क्या पता कि सुहाग का सुख क्या होता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई में कहा कि नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अदीबा बाजी झूठ बोल रही हैं। तभी अचानक मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में आकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे झूठी कहो। जबकि मैं ये सब कुछ बड़ी हैरानी से खड़े हुए देख रही थी। कभी मैं अदीबा को देखती तो कभी अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति तो मेरी साइड से एक बात भी नहीं कह रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्र भी थी और नासमझ भी थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर भी बहुत भरोसा था। ये सब कुछ जो मेरी ससुराल में होता है, ऐसा मैंने कभी अपने मायके में नहीं देखा था। कभी मेरी भाभी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जबकि मेरी भाभी और मैं तो आपस में माँ बेटी की तरह मोहब्बत से रहते थे। मेरी भाभी ने मुझे बचपन से ही पाला था। जब मैं 7 साल की थी तभी से वो मेरी परवरिश कर रही थी। लेकिन मेरी ससुराल में तो एक अजीब सा ही माहौल था। मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। आज मेरा भरोसा टूट गया था। मेरा जी कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर चली जाऊं, और फिर मैंने अपने दिल की सुनी। वैसे भी इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपने दिल की सुनती हैं। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि काशिफ कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ तो फिर वो अपनी बहन को मेरे सामने लाकर उससे माफ़ी मांगने को ज़रूर कहेंगे। ये सिर्फ मेरे ख्यालात थे। 2 घंटे हो गए थे मगर मेरे पति ने कमरे में कदम तक नहीं रखा था। मैं रोती धोती अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी सास, मेरे पति और मेरी नंद आपस में बैठे हुए ना जाने किस बात पर डिस्कस कर रहे थे। काशिफ की नज़र जब मेरी तरफ गई और उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर वो मेरे पास आ गए थे। वो कहने लगे कि ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ मैं 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करती। काशिफ कहने लगे कि पागल मत बनो, हम इस मामले को बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं। मैंने कहा काशिफ, मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर ही रहूंगी। अगर आपकी बहन मुझसे माफ़ी मांगेंगी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो घबरा गई और गुस्से में आकर कहने लगी कि ठीक है, तुम अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी बेटी तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। और हाँ काशिफ, तुम भी इसे मत रोको, जाने दो इसे यहाँ से, ये जहाँ जाना चाहती है। मुझे अपनी सास के इन शब्दों पर बहुत हैरत हो रही थी। मुझे तो लगा था कि वो मेरी साइड लेंगी। मैंने घूरते हुए काशिफ की तरफ देखा। वो तो जैसे अपने मुंह पर टेप लगाए हुए खड़े थे। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। औरत को शादी के बाद सबसे ज्यादा मान अपने पति पर होता है कि वो किसी के सामने अपनी पत्नी को रुस्वा नहीं होने देगा। कोई पत्नी की तरफ उंगली उठेगी तो पति उसकी उंगली उखड़ने वाला हाथ ही तोड़ देगा। मगर आज जब मैंने काशिफ का व्यवहार देखा तो मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरे साथ ये सब कुछ होता ही रहेगा। इसीलिए मैं वहां से निकल आई थी। मैंने ऑटो रोका और अपने घर के लिए निकल गई थी, जबकि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था। इसलिए मुझे मायके पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने घर का दरवाजा बजाया तो दरवाजा भाई ने ही खोला था। मैं भागकर भाई के गले लगकर खूब रोने लगी थी। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। मैंने कहा भाई, मेरे नंद ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये बात सुनते ही मेरे भाई के माथे पर तो जैसे बल पड़ने लगे थे। वो कहने लगे कि क्यों, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और काशिफ कहाँ था, उसने उसको रोका नहीं। इतनी देर में ही भाभी भी बाहर आ गई थी। मैंने भाई को बताया कि भाई, काशिफ मेरे लिए सूट लेकर आए थे, मैंने वो सूट पहन लिया था। तो मेरी नंद ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने वो सूट उसको जलाने के लिए पहना है, और इसी बात पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और मैं नाराज़ होकर मायके आने लगी तो काशिफ मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े तो उनकी माँ ने उन्हें कह दिया कि इसे जाने दो, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ जाती है इसे जाने दो। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी मेरे लिए पानी लेकर आई थी और मुझे पानी पिलाने लगी। भाभी को मेरी और काशिफ की लव स्टोरी के बारे में पता था। दरअसल मेरी और काशिफ की लव मैरिज हुई थी। भाई बहुत गुस्से में थे और इसी वजह से घर से बाहर निकल गए थे। जब भाई चले गए तो भाभी ने मुझसे कहा कि सायरा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम पसंद की शादी तो कर रही हो, वहाँ तुम्हारी कुंवारी नंद भी है। तुम्हारी कुंवारी नंद तुम्हें कभी भी ससुराल में खुश नहीं रहने देगी। जो लड़कियां इतनी उम्र की हो जाती हैं और अपने मायके से नहीं जाती तो वो अपनी भाभीयों का जीना हराम कर देती हैं। अगर तुम काशिफ से मोहब्बत करती थी तो तुम्हें अपनी शादी करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए था कि तुम पहले अपनी नंद की शादी होने देती।
क्योंकि ऐसी लड़कियां अपनी भाभीियों को देखकर उनकी खुशियों से जलती हैं और उन्हें कभी घर में सुकून से नहीं रहने देती। मैं भाभी से गले लगकर खूब रोने लगी और कहने लगी कि मैं क्या करती। मेरी आंखों पर तो काशिफ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इस मोहब्बत ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। भाभी ने मुझसे कहा कि अभी तुम बस सब्र करो और आराम से यहाँ रुको, इंतजार करते हैं, कभी 2-3 दिन बाद काशिफ आकर तुम्हें ले ही जाए। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर भाभी चली गई थी, लेकिन मैं उदासी बैठी रही थी। मेरी और काशिफ की मोहब्बत कई सालों पुरानी थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम एक दूसरे से रोज फोन पर बातें किया करते थे। फिर काशिफ की अच्छी जगह नौकरी लग गई थी और मेरे भैया भाभी भी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैंने काशिफ से कहा था कि तुम अपने घर से मेरे लिए रिश्ता भेज दो। काशिफ ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आ जाऊं, मगर जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होती मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने 2 साल तक तो इंतजार कर लिया था ताकि काशिफ की बहन की शादी हो जाए। मैंने काशिफ की और अपनी शादी के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द काशिफ की बड़ी बहन की शादी हो जाए। ये बात ठीक है, पहले बड़ी बहन की शादी होना ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन काशिफ की बहन की शादी नहीं हो रही थी तो मैं और उसके लिए कितना इंतजार करती। इंतजार तो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, मेरे भैया तो नहीं कर सकते थे। मेरे भैया मेरा रिश्ता देखने में बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया था। मेरी परेशानी की कोई हद नहीं बची थी। टेंशन की वजह से मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैं सारा दिन रोती रहती थी। भाभी मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मैंने उनको अपने दिल की सारी बात बता दी थी कि मैं किसी लड़की से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन भैया ने तो मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। भाभी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं चुप हो गई और भाभी के सीने से लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने भाभी से कह दिया था कि अगर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी ये बात सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी कि गलत कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। भाभी ने भैया से बात कर ली थी, दोनों ने ही फैसला मेरे हक में कर दिया था। भाई ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी बहन शादी करना चाहती है तो हम इस घर में उसका रिश्ता कर देंगे। भाई ने काशिफ के बारे में जांच पड़ताल निकाल ली थी। काशिफ के बारे में पता चला था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इसी वजह से भाई बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जब उनके घर के बारे में ये पता चला कि काशिफ की एक बहन है जो काशिफ से बड़ी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इस बात को लेकर दोनों ही कुछ कंफ्यूज हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा कि सायरा, तुम बहुत नाजों से पली बड़ी हो, हमने कभी तुम्हारे साथ तेज आवाज तक में बात नहीं की, मगर हमें ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारी नंद की शादी की उम्र गुजर चुकी है, वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी, हर चीज में तुमसे मुकाबला करेगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो शादी करनी है या नहीं। मैं तो काशिफ की मोहब्बत में पागल हो गई थी, इसलिए जल्दी से मुझे हर हाल में काशिफ का रिश्ता कबूल करना था। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। अगर मेरी नंद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए काशिफ मौजूद है ना। ये बातें याद आते ही मेरी आंखें भर आती हैं। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल बहुत दुखता है। आखिर मेरे परिवार ने मुझे समझाया था, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं आई थी। आज मुझे उन लोगों की समझाई हुई बातों का मतलब समझ आता है। काशिफ आज मेरी साइड ले लेते तो शादी के 5 महीने बाद ही मुझे ऐसे नाराज होकर मायके में आकर नहीं बैठना पड़ता। भाई जब शाम को घर वापस आए तो काशिफ की वजह से बहुत नाराज हो रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि सायरा, तुम अब अपनी ससुराल नहीं जाओगी। लोग अपनी पहचान इसलिए तो नहीं बनाते ना कि उन्हें ये सब कुछ देखना पड़े। तुम दोनों पति पत्नी की आपस की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारी नंद ने जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम्हारी नंद तुम पर हाथ उठाए। भाभी को बहुत उम्मीद थी कि काशिफ मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही थी कि काशिफ बहुत जल्द मुझे अब मेरे घर से ले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने मायके में रहते हुए 15 दिन हो गए थे। काशिफ का घर आना तो दूर, उन्होंने मुझे एक कॉल या मैसेज भी करना ठीक नहीं समझा था। अब काशिफ की मुझे बहुत याद सताने लगी थी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था तो दिल चाह रहा था कि वापस अपने पति के घर चली जाऊं। अब मैं पूरा दिन रोती रहती थी। एक दिन भाभी ने मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगी कि सायरा, मैं देख रही हूँ कि तुम काशिफ के पीछे किस तरह पागल हो रही हो, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से इस घर से नहीं जाओगी।
जब तक काशिफ तुमसे यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक तुम इस घर से एक कदम तक नहीं निकालोगी। तुम्हें अपने ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं देती कि तुम उसे मैसेज या कॉल कर लो। मैंने भाभी की बात मान ली थी और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा था, बल्कि मेरा दिल दिन ब दिन बहुत दुख रहा था। मेरे दिल में ये बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि काशिफ मुझे भूल ही जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए काशिफ की दूसरी शादी न करवा दे। मैं ये बातें सोच सोच कर सारी रात रोती रहती थी। आज भी रात के 3 बज गए थे और मैं अपने पति को याद करके रो रही थी। मुझसे अब ज्यादा सब्र नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और काशिफ को कॉल लगाई। दूसरी ही बेल पर काशिफ ने मेरी कॉल रिसीव कर ली तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर से रोने लगी थी। मैंने काशिफ से कहा, काशिफ आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो कहने लगे कि मैं तुम्हारी फ़ोटो देख रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? काशिफ कहने लगे कि लेने आऊँगा तो तुम मुझे खाली हाथ तो नहीं लौटा दोगी। मैंने कहा कि एक बार लेने तो आते, अगर मैं तुम्हें वापस लौटा देती तब तुम मुझसे शिकायत करते। काशिफ ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे, तो मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। खुशी की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो नहा धोकर फ्रेश हो गई और नए कपड़े पहन लिए। भाभी मुझे हैरानी से देख रही थी और कहने लगी कि क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत सुकून से है। खैर दोपहर के 3 बज गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दरवाजे पर मेरी सास, मेरे पति और मेरी ननंद खड़े हुए थे और मुझे लेने के लिए आ गए थे। मेरी तो खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये तीनों मुझे लेने के लिए आएंगे। मुझे तो बस इतनी उम्मीद थी कि अकेले काशिफ आएंगे। मैंने सोचा कि इन दोनों का भी मूड मेरी तरफ से ठीक हो गया होगा। भाभी ने भाई को फ़ोन करके घर बुला लिया था। जब भाई घर आए तो भाई ने काशिफ को बहुत सारी बातें सुनाई, जिस पर काशिफ और उनकी माँ और उनकी बहन बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। अदीबा बाजी ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई थी कि आखिर उन्होंने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। भाई ने मुझे इस शर्त पर काशिफ के साथ वापस घर भेज दिया था कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं और काशिफ बहुत खुश हो गए थे। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। मेरी सास तो मुझे ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखने देती थी और मेरी नंद भी मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। दोनों ही बस मुझसे कहती थी कि तुम आराम करो, घर का काम हम खुद कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ काशिफ की वजह से हो रहा है। शायद उन्होंने अपनी माँ से कहा होगा कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश थी। आखिर मेरी सास और मेरी ननंद मुझे बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ एक दिखावा है। असली बात तो बाद में पता चली। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, तभी मेरी सास मेरे पास आकर मेरे कमरे में बैठ गई और बड़े प्यार से मुझसे बात करने लगी। मुझसे कहने लगी कि सायरा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा कि जी अम्मी, कहिए क्या बात पूछना चाहती हैं आप। कहने लगी कि तुम्हारे भाई शाहिद की उम्र कितनी होगी। मुझे अपनी सास की नीयत पर कुछ शक सा हो रहा था। मैंने कहा कि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा है, उसकी उम्र तो अभी लगभग 18 साल होगी। कहने लगी कि मैंने सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो देखा है, वो 18 साल का तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई 25 साल का लड़का हो। तो मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि जी, उसकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है, अभी तो वो पढ़ रहा है और मामा जी के घर पर रहता है। भाभी कहती हैं कि हम उसकी शादी तब करेंगे जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और उसके लिए बहुत कम उम्र की लड़की लेकर आएंगे। ये बात सुनकर मेरी सास का चेहरा फक पड़ गया था। फिर वो कहने लगी कि ना जाने लोगों को इस बात का इतना शौक क्यों होता है कि लड़की लड़के से कम उम्र की होनी चाहिए। मैं उनकी तरफ देख रही थी, तभी वो मेन पॉइंट पर आ गए और कहने लगी कि कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारे भाई शाहिद की शादी मेरी बेटी अदीबा के साथ हो जाती, तो तुम्हारा और काशिफ का रिश्ता भी और ज़्यादा मजबूत हो जाता। मुझे अपनी सास से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास ये बात इस अंदाज में कहेंगी। मैंने भी उनसे कह दिया कि अम्मी जी, अदीबा बाजी तो शाहिद की माँ लगेंगी, अगर ऐसा हो गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। ये बात सुनते ही मेरी सास तो गुस्से से पागल हो गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था
कि मेरा हाथ पकड़कर अपने घर से निकाल दें। गुस्से में लाल पीली होकर उठकर वो मेरे कमरे से चली गई थी। मैंने भी जल्दी से भाभी को फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बता दी थी। भाभी तो ये बात सुनकर बहुत हंसने लगी और कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ उनके मुंह पर इनकार कर दिया। भाभी कहने लगी कि मैं यही सोच रही थी कि अदीबा इतनी अच्छी कब से हो गई जो तुमसे माफ़ी मांग ली उसने। मैं सारा खेल समझ गई हूँ। अब पता चला कि ये माँ बेटी क्या करना चाहती हैं। भाभी थोड़ा परेशान हो गई थी। कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति इस बात पर जोर देने लगे कि वो शाहिद की शादी तुम्हारी ननद से करवा दे। तुम्हारी सास को शर्म नहीं आती, इतनी कम उम्र के लड़के से वो तुम्हारी बूढ़ी ननद से शादी करवाना चाहती है। शाहिद को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो तो अभी पढ़ रहा है, वैसे भी वो अभी बच्चा है। हमें उसके दिमाग में शादी का ख्याल नहीं डालना चाहिए। अपनी सास से साफ साफ कह देना कि आज के बाद अपने मुंह से इस बात को ना निकालें। मैंने भाभी को तसल्ली दी और कहा कि भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं खुद अंदर ही अंदर डर रही थी कहीं सच में ऐसा ना हो कि काशिफ मुझे मजबूर करने लगे, तो फिर मैं क्या करूंगी। एक तरफ मेरा पति और एक तरफ मेरा भाई, इन दोनों के बीच में तो मैं फंस जाऊंगी। ये बातें सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी मैंने देखा कि दोबारा मेरी सास कमरे में आ गई थी। उनके चेहरे पर बहुत खुशी छलक रही थी और मुझसे कहने लगी कि बहू जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं कमरे से बाहर गई तो कहने लगी कि मुझे ये बताओ, अदीबा के साथ बाजार चली जाओगी। मैंने कहा कि जी चली जाऊंगी, मगर सब ठीक तो है ना। वो कहने लगी कि हाँ सब ठीक है, दरअसल आज रात अदीबा का निकाह है। ये बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने कहा किसके साथ निकाह हो रहा है। वो कहने लगी बस अब तुम ये बात मत पूछो, क्या तुम्हें अपनी नंद की शादी के बारे में सुनकर खुशी नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगी कि बस तुम अब अदीबा के साथ बाजार जाकर इसको अच्छे से कपड़े दिला लाओ। मैं तो हैरानी रह गई थी, मगर मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये बला मेरे सर से टलने वाली है, अब मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं और अदीबा बाजी बाजार चले गए थे। उन्होंने एक लाल रंग का लहंगा खरीदा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अदीबा बाजी से पूछा कि आपकी शादी किससे हो रही है। वो कहने लगी कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि कैसे बैठे बिठाए ये सब हो गया। मैंने कहा कि आपने लड़के को देखा है। वो शर्माने लगी और इशारे से गर्दन हिलाने लगी। हमें घर जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। मेरी सास ने घर के सारे इंतजाम संभाल लिए थे। मैं जैसे ही घर आई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि सायरा तुम्हें काशिफ के सर की कसम है, तुमने काशिफ को अदीबा की शादी के बारे में बताया तो। अपनी सास की ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आखिर वो अपने सगे बेटे से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं, और भाई की मर्जी के बिना ही बहन की शादी कैसे हो सकती है। मैं तो चुप खड़ी हुई थी और हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। वो मुझसे कहने लगी बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं खुद ये सब कुछ काशिफ को बता दूंगी। तुम तो जानती हो ना वो लड़कों में कितने कीड़े निकालते हैं। मुझे इसी बात का डर है कि ये ना हो कि मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं चुप हो गई थी। मैं बोली अम्मी जी बारात का क्या इंतजाम करना है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं इस बात से परेशान हो गई थी और कहने लगी कि अम्मी जी मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें तो बस हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, तुम कुछ भी पहन लेना, मगर इससे पहले मेरी अदीबा को तैयार कर देना। वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, इसलिए मैं अदीबा बाजी का मेकअप करने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। मैंने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं यही चाहती थी कि बाजी का दूल्हा उन्हें देखते ही पसंद कर ले, ताकि फिर ये दोबारा मेरे घर न आ सके। खैर मेकअप करने के बाद अदीबा बाजी अच्छी लगने लगी थी। फिर मुझसे कहने लगी कि अब जल्दी से जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और अपना सबसे ज्यादा खूबसूरत सूट निकालकर पहन लिया था। मैंने अपनी शादी के सारे जेवर भी पहन लिए थे। मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी। तैयार होने के बाद जब मैं बाहर जाने लगी तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरे कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी थी, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी और ना ही दरवाजा खोला। दरवाजा पीटते पीटते ही मुझे 1.5 घंटा गुजर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो सामने ही काशिफ भी खड़े हुए थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे सब ठीक तो है, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मैं गुस्से से उनसे कहने लगी
कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था। मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। वो कहने लगी कि काशिफ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। काशिफ भी घबरा गए थे। न जाने अब क्या हो गया है। मेरी सास कहने लगी कि आज अदीबा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। वो लोग मेरे जानने वाले थे, इसीलिए मैंने रिश्ते से इनकार नहीं किया और आज ही अदीबा का निकाह करवा के उसे उसके ससुराल विदा करके भेज दिया है। तभी मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे अब पता चला कि किसी ने तुम्हें अंदर ही बंद कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही किसी बच्चे की शरारत होगी। जबकि काशिफ अपनी बहन की शादी की बात सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, आपको बाजी की शादी करने की इतने भी क्या जल्दी थी? मैं मर तो नहीं गया था, जिंदा था और इसी शहर में था। आप ये सब करने से पहले मुझसे भी तो पूछ सकती थी। वो दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फ़ोन देखा तो भाभी का फ़ोन था। वो बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भाई कहाँ चले गए। मैं बहुत देर से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। वो तुम्हारे घर तो नहीं आए? मैंने कहा कि नहीं भाभी, यहाँ तो नहीं आए हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। खैर, हमारे घर में बड़ा अजीब सा माहौल बन चुका था। काशिफ अपनी माँ से बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे ही अगला दिन निकला तो काशिफ ऑफिस के लिए बिना नाश्ता किए ही चले गए थे और मेरी सास मुझसे कहने लगी कि मैं ज़रा अदीबा की ससुराल जा रही हूँ, देख कर तो आऊँ मेरी बेटी वहाँ पर खुश है भी या नहीं। मैंने कहा कि अम्मी जी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मेरी सास कहने लगी कि सायरा, अगर तुमने मेरी बेटी के ससुराल जाने का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए कभी ऐसा मत सोचना। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। न जाने मेरी सास मुझसे हर बात क्यों छुपा रही थी। सास के जाने के बाद मैंने भाभी को कॉल की। मैंने भाभी से भाई के बारे में पूछा तो भाभी बहुत गुस्से में लग रही थी। कहने लगी कि न जाने सारी रात तुम्हारे भाई ने कहाँ पर गुजार दी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही घर पर आए हैं। ये कहकर भी भाभी ने फ़ोन काट दिया था। जबकि मैं ये सब सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। मुझे अपनी नंद की शादी का बहुत इंतज़ार था। न जाने उनकी शादी कब होगी, लेकिन उनकी शादी इतनी जल्दी में हो गई कि कुछ पता ही नहीं चला। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास ने हर चीज़ को मुझसे छुपा कर रखा था, बल्कि उन्होंने तो अपने सगे बेटे से भी कोई बात शेयर नहीं की थी। देखते ही देखते अदीबा बाजी की शादी को 3 महीने गुजर गए थे। अभी तक मुझे अदीबा बाजी की शादी कहाँ हुई है, इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन मेरी सास अदीबा बाजी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं भी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। तभी अचानक ही अदीबा बाजी का पति कैमरे के आगे से गुजरा था। उस आदमी को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरा शरीर तो थर थर कांप रहा था। मैं कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं थी। मैं जल्दी से घर से बाहर निकली और ऑटो करके अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। मेरी सास को भी इस बात का पता नहीं चला था कि मैं घर से निकल चुकी हूँ। घर जाते ही जैसे ही मैंने दरवाज़ा बजाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं भाभी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी मुझसे कहने लगी कि क्या बात है सायरा, फिर से काशिफ से झगड़ा हो गया है क्या? मैंने इनकार में सिर हिला दिया और कहने लगी कि भाभी, भाई कहाँ है? भाभी कहने लगी कि वो तो अपने ऑफिस गए हुए हैं। क्या हुआ? मैंने कहा भाभी, मुझे भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाभी मुझसे कहने लगी कि उनके आने में अभी 2 घंटे बचे हैं, तब तक तुम उनका इंतज़ार कर लो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने भाभी को कुछ नहीं बताया और खामोशी बैठी रही थी। 2 घंटे के बाद जब भाई घर पर आए तो मुझे देखकर खुश हो गए। वो मुझसे प्यार से कहने लगी कि सायरा, आज तुम बहुत दिनों में आई हो, अब तुम यहाँ 2 दिन तक रुक कर जाना। मुझे भाई की शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा आ गया था। मैं उन्हें देखकर पीछे हट गई और मैंने उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत रो रही थी और मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने पलटकर भाई को जवाब दिया, भाई, आखिर मेरी भाभी में क्या कमी थी जो आपने दूसरी शादी कर ली है? मेरी बात सुनकर भाई और भाभी दोनों हैरान रह गए थे। भाई कहने लगे कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं चीख कर कहने लगी कि भाई, अब ज्यादा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया। 3 महीने से जो आप हमसे अपनी दूसरी शादी छुपा रहे हो, आज जब आपकी दूसरी पत्नी वीडियो कॉल कर रही थी तो मैंने उस पर आपको देख लिया था और मुझे पता है कि आपकी दूसरी पत्नी कौन है। आपकी दूसरी पत्नी अदीबा है ना? भाई खामोश से हो गए थे और भाभी की आंखों में आंसू आने लगे थे। भाई कहने लगे कि सायरा,
तुम ठीक कह रही हो। हाँ, मैंने अदीबा से शादी की है। ये बात सुनते ही भाभी तो चीख पड़ी और खूब जोर जोर से रोने लगी। मैंने भाभी को तसल्ली दी और भाई से पूछा कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी अदीबा से। भाई ने बताया कि जब तुमने अपनी भाभी से कहा था कि तुम्हारी सास चाहती है कि अदीबा की शादी शाहिद से हो जाए, तो मेरा दिल बहुत दुख गया था। मुझे ये सोचकर बहुत अफसोस हुआ था कि एक विधवा औरत किस कदर अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। तब मैंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हारी सास को फोन करके अदीबा का रिश्ता मांग लिया था। वो कहने लगी कि तुम अभी रिश्ता लेकर आ जाओ। ऐसे ही मेरी उसके साथ शादी हो गई। भाभी तो और भी ज्यादा तेज आवाज से रोने लगी थी। भाभी ने भाई से कहा कि आखिर मैंने आपके लिए कहाँ पर कोई कमी छोड़ दी थी, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं अब अपने मायके वापस जा रही हूँ। भाई ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने अदीबा के साथ ये शादी मजबूरी में की थी। मैंने उस पर तरस खाकर उससे शादी की थी। आखिर उसकी इतनी उम्र हो गई, उस बेचारी का भी तो शादी करने का मन करता होगा, उसके भी तो कोई अपने ख्वाब होंगे। मैं एक उम्रदार लड़की के ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही सायरा को इस बारे में पता चल गया। ये सब कुछ हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था और भाई की दूसरी शादी को एक्सेप्ट करना हमारे बस की बात नहीं थी। खैर, शाम के समय भाई जाकर अदीबा को हमारे घर ले आए थे। अदीबा ने भाभी के पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। वो भाभी से कहने लगी कि मैं जिंदगी भर आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी, कभी आपकी बराबरी करने का सोचूंगी भी नहीं। मुझे माफ कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। पता नहीं कैसे भाभी ने अपना दिल बड़ा कर लिया और अदीबा को कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी नंद को भाभी के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने भाई के साथ भी बातचीत करना बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरे भाई ने मेरी भाभी और अदीबा के साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। वो दोनों को ही बराबर का प्यार देते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने घर में बहुत खुश थी। जब मेरी भाभी को अदीबा से कोई परेशानी नहीं थी, तो इसीलिए मुझे भी अदीबा से या भाई से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने भी अपना दिल बड़ा करके अदीबा को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मेरी ससुराल का माहौल भी ठीक हो गया था। मेरी सास भी मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझने लगी थी। ना तो अब भाई के घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी और ना ही मेरे घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज निकलती थी। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बीते हुए कल को भुलाकर हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे चैनल कहानियां 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने फर्ज और कर्तव्य के बीच में फैसला नहीं कर पाता, जो पत्नी के प्रति प्यार और बाप के लिए सही या गलत का फैसला नहीं कर पाता, जो घर के हालातों से तंग आकर अपने पिता को नौकरों के साथ रहने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी का अंत खुशकिस्मत होगा या फिर दर्दनाक? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम अगले वीडियो में हाईलाइट करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मेरे पिता ने उस समय विदेश जाने का फैसला कर लिया था जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरी माँ बहुत ही सख्त बिहेवियर की औरत थी। वो हमेशा पिताजी से कहती रहती थी कि तुम मेरे पास मत बैठे रहा करो, जाओ और जाकर पैसे कमाया करो। हम लोग पहले बहुत गरीब हुआ करते थे और माँ हमेशा पिताजी को गरीब होने के ताने देती रहती थी। मेरे पिताजी जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करते थे, उनकी बातों की वजह से एक दिन वो घर छोड़कर चले गए। फिर वो सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए दुबई चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की। पिताजी के कुर्बानियों की बदौलत हमारे घर की गरीबी खत्म हो गई थी। पिताजी माँ को ढेर सारे पैसे कमाकर भेजा करते थे। माँ ने उन पैसों से सब कुछ बदल दिया था। वो अब बहुत खुश रहने लगी थी, मगर अब उनके पास दौलत थी, उनका पति नहीं था। हमने गांव वाला घर बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लिया था जो बहुत ही बड़ा था और एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीद ली थी।
और हर महीने मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे हमें भेजते थे। उनकी मेहनत की बदौलत मेरी जिंदगी आराम से गुजरी थी। मैंने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी और कभी किसी तंगी का सामना नहीं किया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने काफी कोशिश की कि उनका पति वापस आ जाए, वो एक बार उनको देख सके, लेकिन पिताजी ने उनको इतनी ढेर सारे पैसे दिए थे कि जो शिकायत उनको हमेशा पिताजी से रहती थी, वो शिकायत अब खत्म हो चुकी थी। पिताजी कभी वापस नहीं आ सके। माँ के मरने पर भी वो वापस नहीं आए थे। शायद ये उनके रिश्ते की कड़वाहट थी जिसकी वजह से दोनों ने अपने दिल सख्त कर लिए थे। मुझे लगता है कि माँ को भी कोई अफसोस नहीं था और ना ही पिताजी ने कभी उनसे कोई गिला किया। उन्होंने अपनी मोहब्बत और रिश्ते को कुर्बान करके मेरी जिंदगी संवार दी। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी मर्जी से मीनाक्षी को अपनी पत्नी बना लिया था। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उससे मेरी मुलाकात इसी शहर में हुई थी जहां पर हम रहते थे, और फिर मैं उससे शादी करके उसे अपने घर में ले आया था। पिताजी से हमेशा मेरी बातचीत होती रहती थी। पिताजी रोज मुझे वीडियो कॉल किया करते थे। हम दोनों की फोन पर भी बहुत बात होती थी। जैसे ही मेरी शादी हो गई तो मैंने मीनाक्षी का फोटो पिताजी को भेज दिया था। उन्हें मीनाक्षी बहुत पसंद आई थी और वो मेरी शादी से खुश थे। हम दोनों इसी घर में रहते थे जो पिताजी की कमाई से हमने शहर में बनाया था। शादी को लगभग 6 महीने गुजर गए थे जब पिताजी ने मुझे फोन पर बताया कि वो रिटायर हो चुके हैं और अब वो वापस आकर हमारे साथ रहना चाहते हैं। पहले हम लोग गांव में रहा करते थे, लेकिन पिताजी की कमाई से हमने शहर में घर बनाया था और माँ की मौत भी उसी घर से हुई थी। मैंने सब कुछ पिताजी को बता दिया था और वीडियो कॉल पर मैं उनको सब कुछ दिखाता भी रहता था। जब ये बात मैंने मीनाक्षी को बताई कि मेरे पिताजी वापस आना चाहते हैं, तो पहले तो वो खामोश रही, लेकिन फिर कहने लगी कि वो कहाँ रहेंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे साथ इस घर में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, ये उनका घर है। इस घर के अलावा उनका और कोई भी ठिकाना नहीं है। अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और गांव वाला घर हमने कई सालों पहले छोड़ दिया था। मेरी बात सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन उतर आए थे। उसने गुस्से भरे शब्दों में कहा कि देखो, मुझसे तुम्हारे बूढ़े पिता की सेवा नहीं होगी। जानते हो ना कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आदतें बच्चों के जैसी हो जाती हैं, जिद्दी और नासमझ। मैंने उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करने की कोशिश की और उसे नरमी से समझाया, देखो, तुम्हें उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेंगे। वैसे भी इस घर में काफी सारी नौकरानियां हैं जो घर का काम करती हैं। लेकिन मीनाक्षी का बिहेवियर नरम नहीं हुआ था। वो कहने लगी कि पहले उनसे बात करके तो पूछ लो कि वो वहां से कुछ पैसे लेकर आ रहे हैं या फिर खाली हाथी आ रहे हैं। अगर उनके पास पैसे हैं तो ठीक है, मैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर लूंगी, वरना तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मीनाक्षी की ये बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मुझे ख्याल आया कि शायद वो ठीक कह रही है। दुबई में रहने वाले अक्सर अपने साथ काफी सारा पैसा लेकर आते हैं। पिताजी ने सारी जिंदगी दुबई में गुजार दी थी, शायद उन्होंने भी कुछ बचा लिया होगा। मैंने उसी समय पिताजी को फोन किया। पहले तो मैंने उनके हालचाल लिए, उसके बाद हिचकिचाते हुए पूछा कि पिताजी, आप जब वापस आ ही रहे हो तो अपने साथ कुछ सेविंग्स वगैरह भी साथ ला रहे होंगे। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो पिताजी खामोश रहे, फिर धीरे से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें याद है ना कि हम कितने गरीब थे। मैं तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ दुबई आ गया था। मैंने जो कुछ भी कमाया सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कमाया और तुम्हें भेज भी दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने बेचैनी से कहा, लेकिन पिताजी, इतने सालों में आपने कुछ तो बचाया होगा। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोले कि बेटा, बस इतना ही है कि टिकट के पैसे भी उधार लेकर वापस आ रहा हूँ। यूं समझ लो कि लूटे हुए सिपाही की तरह लौट रहा हूँ। पिताजी की ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैंने फोन पर उनसे कह दिया कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल खट्टा हो गया था। मैं चाहने लगा था कि पिताजी के आने के बाद मुझे और ज्यादा फायदा होने लगे, मेरे पास और पैसा आ जाए, लेकिन ये जानकर कि वो खाली हाथ आ रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उजड़ी हुई सल्तनत का सुल्तान अपने घर वापस आ रहा हो। मीनाक्षी मेरी मोहब्बत थी, लेकिन शादी के बाद वो मेरे लिए एक अलग ही आजमाइश बन गई थी। वो अपनी डिमांड्स और जरूरत के मामले में कोई भी समझौता नहीं करती थी। हर समय उसे नए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते थे।
हमेशा महंगे सामान की ही मुझसे डिमांड करती रहती थी। बड़े बड़े पार्लर में जाना उसका शौक था और भी उसकी बहुत सारी डिमांड थी जिनको पूरी करते करते मैं थक चुका था। मैं हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था कि वो सोच समझकर खर्चा किया करे, मगर वो तो मेरी बात का गलत मतलब निकालती थी और कहती कि मेरी जिम्मेदारियां पूरा करना तुम्हारा फर्ज है, मेरे खर्चे उठाना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने तुम पर कोई बोझ नहीं डाला, मैं तुमसे सिर्फ वही मांगती हूँ जो कि मेरा हक है। उसकी ये जिद हर महीने मेरा बजट बर्बाद कर देती थी। मैं भी कंपनी में नौकरी करता था, हाँ अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए मेरी सैलरी सही थी। लेकिन अब पिताजी रिटायर्ड होकर यहाँ आ रहे थे, अब तो उनकी तरफ से पैसे आने भी बंद हो गए थे। अब मुझे और ज्यादा सोच समझकर चलना था, लेकिन मेरी पत्नी मेरी भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी खुद की सैलरी भी इतनी थी कि मैं आराम से अकेला भी घर चला सकता था, लेकिन मेरी पत्नी की फिजूल खर्ची ने मुझे परेशानी में डालकर रख दिया था। घर अपना था, गाड़ी भी अपनी थी और घर में 2 नौकरानियां भी मौजूद थी। एक तो घर की सारी सफाई करती थी और दूसरा सिर्फ खाना बनाया करती थी। जो साफ सफाई करती थी उसका नाम नीलम था और जो खाना बनाया करती थी उसका नाम चंपा था। मेरी पत्नी को ज्यादातर काम नीलम से ही होते थे, जो घर की साफ सफाई ही नहीं बल्कि बाहर के भी सारे काम करती थी। चंपा तो टाइम से आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी, जबकि नीलम सर्दियों के इस मौसम में भी सारे काम से निपटने के बाद ही देर रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाया करती थी। नीलम हमारे ही घर में रहती थी। उसे मेरी पत्नी ने एक छोटा सा कमरा दे दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी घर का मामूली सा काम भी खुद नहीं कर सकती थी। उसे एक नौकरानी 24 घंटे अपने साथ चाहिए होती थी। ये सारे काम ही नीलम के थे। मेरी पत्नी को तो कोई काम ही नहीं था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो फिर भी थकी हारी और शिकायत करती हुई नजर आती थी। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि मीनाक्षी, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता, नौकरानियां सब कुछ कर लेती हैं, फिर तुम क्यों थक जाती हो? वो तो कभी मुझे कोई सीधा जवाब देती ही नहीं थी, बस बात घुमा देती थी या अपनी किसी नई डिमांड को बीच में ले आती थी। अब जब पिताजी के वापस आने की खबर आई तो मेरा दिल अजीब सी परेशानी में खो गया था। मुझे अंदाजा था कि पिताजी के आ जाने से घर का माहौल बदल जाएगा। मीनाक्षी वैसे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और अगर पिताजी के आने से उसे कोई भी परेशानी हुई तो उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। मैंने खुद को बार बार यही कहते हुए पाया कि पिताजी को घर में ठहराना शायद ठीक नहीं होगा। अगर वो यहाँ आ गए तो रोज के लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो जाएगी। मीनाक्षी तो पहले ही बिहेवियर की अच्छी नहीं थी और पिताजी की मौजूदगी उसे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देगी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि पिताजी के लिए कोई और इंतजाम किया जाए, शायद उन्हें करीब में ही कोई किराए का घर देखकर वहां पर भेज दूं या फिर कोई और दूसरा रास्ता निकाल लूं। जिस दिन पिताजी को आना था उसी दिन से मेरी पत्नी का मूड खराब हो गया। वो कहने लगी कि अब तो तुम्हारा बाप भी यहाँ आ रहा है, मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी और हमेशा ससुर की इज्जत के लिए सर पर घूंघट भी डालकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ और पिताजी गांव से बिलोंग करते हैं ना। गांव वाले लोग तो यही चाहते हैं कि बहुएं घूंघट डालकर बड़ों के सामने आया करें। अपने घर में 2 घड़ी सुकून से बैठ जाती थी, अब मेरा वो सुकून भी खत्म होने जा रहा है। मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दी कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहने लगी कि देखो, अगर मेरी प्राइवेसी में कोई भी खलल पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने कहा प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अपने पिताजी को एयरपोर्ट से लेने के लिए चला गया था। वहां अपने पिता को देखकर मेरे दिल में खुशी और उलझन का मिला जुला एहसास आ गया था। मैं इतने सालों बाद अपने पिता से मिल रहा था। मैंने जब अपने पिता के हाथों की तरफ नजर डाली तो उनके हाथ में एक पुराना सा और छोटा सा बैग था। उसे देखकर मेरे दिल में एक सवाल उठा था कि वो ज्यादा पैसे कमाकर नहीं लाए हैं, फिर भी उम्मीद थी कि वो कोई गिफ्ट या कोई यादगार चीज वहां से जरूर लेकर आए होंगे, क्योंकि ये मेरे वही पिताजी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी थी। जब हम गाड़ी में बैठे तो रास्ते में हम लोग मामूली सी बातें करते हुए आ रहे थे। पिताजी मुझे बहुत थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो बहुत बड़ा मुश्किल सफर तय करके वापस आ रहे हों। मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए थे, क्योंकि आइडिया था कि वो बहुत थके हुए हैं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। घर पहुंचने से पहले मैंने एक होटल से खाना पैक करवा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मीनाक्षी ने तो खाने का इंतजाम नहीं करवाया होगा और ना ही पिताजी के लिए किसी खास चीज का इंतजाम किया होगा। घर पहुंचकर पिताजी को मैंने बिठाया और खाने का इंतजाम किया।
पिताजी ने पूछा कि बेटा, मेरी बहू ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? उनका सवाल मेरे दिल को कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं पिताजी, उसकी तबीयत खराब है। वैसे भी वो अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए मैंने होटल से मंगवा लिया। पिताजी ने सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो खाने में बिजी हो गए, लेकिन मैं उनकी खामोशी महसूस कर सकता था। मीनाक्षी जैसी थी वो तो पिताजी के पास भी नहीं आई, और ना ही उसने उनका आशीर्वाद लिया और ना ही हालचाल पूछे। शाम के टाइम पर जब वो अपने कमरे से निकली तो सीधा पिताजी के पास आकर कहने लगी, आप तो हमारी शादी में भी नहीं थे, तो क्या आप मेरी मुंह दिखाई के लिए कुछ लाए हैं या नहीं? उसके इस अजीब से सवाल पर पिताजी हैरान रह गए, लेकिन पिताजी ने खामोशी से अपनी उंगली में पहनी आखिरी सोने की अंगूठी उतारकर उसे दे दी और कहा कि ये लो बेटा, इसे बेचकर अपनी पसंद की अंगूठी बनवा लेना। मीनाक्षी ने बिना किसी झिझक के अंगूठी पकड़ ली और कहने लगी, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया कहकर वो वहां से वापस अपने कमरे में चली गई थी। पिताजी ने मुझे देखा और कहा कि बेटा, मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। उनके इस सवाल ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि मैं पहले से ही फैसला कर चुका था कि पिताजी को वो वाला कमरा दे देता हूँ जो कमरा नीलम के पास है। वो कमरा मैं पिताजी को दे देता हूँ। मेरा और मेरी पत्नी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां और भी सारे कमरे थे, लेकिन पिताजी की मौजूदगी मीनाक्षी को पसंद नहीं थी, इसलिए मीनाक्षी को मैं इसी फ्लोर पर नहीं रख सकता था। छत पर एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा बना हुआ था, वहीं पर नीलम रहती थी। मैंने झिझकते हुए कहा, पिताजी आप छत पर नीलम के कमरे में रहेंगे। पिताजी को पता चल चुका था कि नीलम हमारे घर की नौकरानी है। मैंने कहा कि नीलम के कमरे के बाहर छोटा सा आंगन है, उसमें वो अपनी चारपाई पर सो जाएगी और आप उसके कमरे में सो जाना। पिताजी ने मुझे हैरानी से कहा कि बेटा, ये घर तो बहुत बड़ा है, मुझे छत पर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ भी तो मुझे 4-5 कमरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही मेरे लिए कोई कमरा क्यों नहीं है? मैंने सफाई देने की कोशिश की कि पिताजी, बात यह है कि मीनाक्षी आपसे पहले से यहाँ पर अपने तरीके से रहती है। अगर आप घर में रहेंगे तो उसे अजीब लगेगा, इसलिए मैं आपको छत पर बने कमरे में भेज रहा हूँ। वहाँ आपको आराम मिलेगा और वहाँ नीलम भी आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैंने ये सब बातें इस नियत से कही कि मामला किसी भी तरह संभल जाए, लेकिन मेरा आइडिया था कि मेरी बातें पिताजी को बुरी लग रही हैं। उनकी खामोशी और नजरों में शिकायत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मैंने उनका सामान उठाया और नीलम को दे दिया था। नीलम ने अपने कमरे में उनके सामान को सेट कर दिया था और उसने अपना बिस्तर बाहर आंगन में लगा लिया था। पिताजी चुपचाप अपने सामान के करीब बैठ गए थे और कमरे को गौर गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मैं हमेशा से फोन पर देखता था। वो थके हुए लग रहे थे, शायद शारीरिक तौर पर भी और जज्बातों के तौर पर भी। नीलम ने उनके लिए पानी का गिलास लाकर रख दिया था और कहा कि बड़े साहब, आप आराम से यहाँ आराम कीजिए, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। पिताजी ने नीलम को मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा खालीपन था। वो शायद इस समय इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे ने उनके लिए ये इंतजाम क्यों किया। रात को मैं अपने कमरे में गया तो मीनाक्षी ने ताने देते हुए अंदाज में कहा, क्या हुआ, आपके पिताजी को कमरा पसंद आया? मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बातों से बाज नहीं आई। कहने लगी कि मुझे पता था आपके पिताजी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। अब देखना, ये हर समय कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो कहते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख। अब मैं अपने पिता की साइड लेता तो फिर मेरी पत्नी मेरा जीना दुश्वार कर देती, इसलिए पहले ही सीधी बात सीधे तरीके से कर दी थी। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी और हीटर के बिना गुजारा मुश्किल हो चुका था। घर के हर कमरे में हीटर चल रहा था, लेकिन पिताजी के लिए उनके कमरे में कोई भी हीटर नहीं था। ये फैसला मेरे और मीनाक्षी के बीच का था, क्योंकि हमारा उसूल था कि नौकरों को ऐसी फैसिलिटी नहीं देनी है जिनसे उनकी आदत बिगड़े और हमारा खर्चा बढ़े। लेकिन इस बार नीलम, जो हमारी नौकरानी थी, कुछ कुछ हिचकिचाते हुए मेरे पास आई और नरमी से बोली कि मालिक, मेरी आदत तो है सर्दी में रहने की, शायद आपके पिताजी को सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी उम्र ज्यादा है और ये सर्दी उनके लिए ठीक नहीं है। आप उनके कमरे में हीटर लगवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश रहा। एक तरफ वो गहराई से मुझे झंझोड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी पत्नी के रिएक्शन का भी आइडिया था।
जब मैंने मीनाक्षी से इस बारे में बात की तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ही वैसा था जैसा मैंने सोचा था। वो गुस्सा करते हुए अंदाज में बोली, उनकी सर्दी के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वहाँ कोई हीटर नहीं लगेगा। तुम्हें आइडिया भी है कि आजकल बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है? उसके शब्दों में सख्ती साफ नजर आ रही थी और मैं एक लम्हे के लिए घबरा गया था। मैंने नरमी से मीनाक्षी से कहा कि वो मेरे पिता हैं, उनकी उम्र ज्यादा है और वो बीमार पड़ सकते हैं। क्या हम कम से कम उनके लिए एक हीटर का इंतजाम नहीं कर सकते? लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हारे पिता की सर्दी के लिए हम अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? तुम्हें उनके बारे में इतनी फिक्र है तो उन्हें वापस उनके गांव भेज दो। वैसे भी उनका असली घर तो वहीं पर ही है और अगर उन्हें यहाँ पर रखना है तो हमारी तरह जीना होगा। मीनाक्षी के इन शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैं अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि मीनाक्षी, वो मेरे पिता है और मैं उनकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन इसकी बातों ने मुझे समझा दिया था कि इस मामले को बढ़ाने से हमारे घर का सुकून और ज्यादा खराब होगा। पिताजी का ख्याल दिमाग में रखते हुए मैंने नीलम से कहा कि किसी तरह रात के समय बड़े साहब के लिए अंगीठी का इंतजाम कर दिया करो ताकि उन्हें ज्यादा सर्दी महसूस न हो सके। ऐसा करना शायद मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक तो निभा सकूं, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं उनके लिए वो सब नहीं कर रहा था जो उन्हें चाहिए था। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पिताजी छत पर नीलम के कमरे में सर्दी बर्दाश्त करते रहे और मैं रोज उनको तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। हकीकत ये थी कि हर बार उनकी नजर मुझ पर पड़ती तो मुझे अपनी नाकामी और कमजोरी का एहसास होता था। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई देता था जो मेरे फैसले की वजह से पैदा हुआ था। मैंने महसूस किया कि उनके साथ किए जाने वाला ये सुलूक न सिर्फ उन्हें बल्कि मुझे भी अंदर से खोखला कर रहा था। ये सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि दिलों में बढ़ती हुई दूरी की एक शक्ल भी थी जिसने मुझे और पिताजी को एक अजीब सी खामोशी में जकड़ रखा था। मेरे दिल में पहले पिताजी के लिए थोड़ी बहुत फिक्र जरूर थी, लेकिन मीनाक्षी ने मेरे कान इस तरह से भरने शुरू किए कि मैं धीरे धीरे बदलने लगा। वो बार बार कहती कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें छोड़ दिया था, एक छोटे से बच्चे को। उस समय उन्हें एहसास क्यों नहीं हुआ था? अब तुम क्यों उनके लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हो? ये बातें मेरे अंदर जगह करने लगी। मैं चाहे दिल से ये सब गलत समझता था, लेकिन उसकी बातों का असर ऐसा था कि मैंने धीरे धीरे पिताजी का ख्याल रखना कम कर दिया था। दिन ब दिन मेरे अंदर की हमदर्दी खत्म हो गई थी और पिताजी की तरफ सिर्फ मेरा मामूली सा ही ध्यान जाता था। उनकी ज़रूरतें मैं इग्नोर करने लगा था। मैं अपने रोज़ाना के रवैये को ज़्यादा अहमियत देने लगा। मैं खुद को ये तसल्ली देता रहा कि शायद यही सब ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कमी मौजूद थी। एक रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने गर्म कमरे में हीटर के आगे अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार फ़ोन बजने की वजह से मेरी नींद खराब हो रही थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो नीलम मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया और उसे बंद करके सो गया। मैंने सोचा कि कोई मामूली सी बात होगी, सुबह को देख लूँगा। सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि नीलम की काफ़ी सारी कॉल्स थीं। मैंने सोचा कि शायद कोई छोटी सी बात होगी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और सीधा छत की तरफ गया। वहां पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि कमरा खाली था और नीलम भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। पिताजी भी कमरे में नहीं थे। मेरे दिल में कई सवाल उभरने लगे। मैंने फौरन नीलम को फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर तक तो उसका फ़ोन नहीं मिला था, लेकिन जब उसने कॉल रिसीव की तो वो कहने लगी कि रात को बड़े मालिक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि इंतज़ार किया जा सके। मैंने रात के समय उन्हें अस्पताल ले जाना ज़्यादा बेहतर समझा। उसके शब्दों में थकान और फिक्र का अंदाज था। मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी कि मालिक, मैंने आपको बहुत बताना चाहा। मैं नीचे भी उतर कर आई थी। सोचा जोर से दरवाज़ा बजाऊंगी तो मालकिन नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए आपको फ़ोन करना ज़्यादा बेहतर समझा, मगर आपने फ़ोन उठाया ही नहीं, इसलिए मुझे खुद ही फैसला करना पड़ा। मैंने गुस्से से कहा कि अब तुम कहाँ हो? अस्पताल में हो? उसने मामूली सा जवाब दिया। कहने लगी कि नहीं मालिक, मैं बड़े साहब को लेकर गाँव जा रही हूँ। उनका कहना है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते, वो अपने गाँव जाना चाहते हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो वहीं पर जाना चाहते हैं। नीलम की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सख्ती से कहा कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि तुम मेरे पिता को लेकर गाँव चली जाओ? लेकिन उसने मेरी कोई बात सुने बिना फ़ोन काट दिया।
दोबारा उसका फ़ोन मिला ही नहीं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं सिर्फ उसको कॉल ही लगा सकता था, क्योंकि वो कौन से गांव में रहती थी ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि कई बार जब वो अपने गांव गई थी तो उसने हमें अपने गांव का नाम और पता नहीं बताया था। हैरानी की बात ये थी कि नीलम मेरी इजाज़त के बिना मेरे पिताजी को अस्पताल ले गई थी, लेकिन फिर वो खुद भी वापस नहीं आई। ये बात जब मेरी पत्नी को पता चली तो उसका अंदाज मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वो कहने लगी कि नीलम ने अच्छा ही किया। ऐसा समझो कि नीलम ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। वैसे भी तुम्हारे पिता के पास कुछ था ही नहीं, न पैसा न ठिकाना। अभी तो ठीक ठाक थे, कल को अगर बीमार पड़ जाते तो उनके अस्पताल का खर्चा कौन उठाता। उसके शब्दों में कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बात को ऐसे सुना रही थी जैसे पिताजी का जाना बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसने कहा, मैं वैसे भी नीलम को भी नौकरी से निकालना चाहती थी। अच्छा ही हुआ वो भी उनके साथ ही चली गई। कई दिनों से वो ठीक से कोई काम भी नहीं कर रही थी। अच्छा हुआ कि एक साथ दो मुसीबतें टल गईं। मीनाक्षी की बातें मेरे दिल पर अजीब असर कर रही थी। एक तरफ मुझे भी लगता था कि वो ठीक कह रही है। पिताजी को इस घर में रखने से सच में खर्चा बढ़ रहा था और उनकी देखभाल करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद पिताजी ने नीलम के साथ खुद जाने का फैसला किया होगा। अगर उन्हें कुछ परेशानी थी तो वो मुझसे बात कर सकते थे। आखिर मैंने उन्हें घर से निकाला तो नहीं था, वो तो खुद ही गए थे। तो फिर मैं क्यों खुद को कसूरवार समझूं और उनके लिए परेशान हूं। मीनाक्षी की बातों ने मेरे दिल से शक को खत्म कर दिया था। अब मैंने खुद को समझा लिया कि पिताजी का यहाँ से जाना ही बेहतर था। अगर वो यहाँ रहते तो शायद परेशानियां पैदा हो सकती थीं, खर्च बढ़ जाते और मेरी पत्नी के साथ भी मेरे हमेशा लड़ाई झगड़े रहते। मुझे पिताजी पर बहुत गुस्सा आता था। यहाँ से अपनी मर्जी से जा चुके थे, अब मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी थी। मेरी पत्नी मुझे तसल्ली देती थी कि अब तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। अब तुम्हें अपना और अपना घर देखना चाहिए। मीनाक्षी की बातों में ऐसे खुदगर्जी थी जो मुझे भी ठीक लगने लगी। मैंने सर हिलाया और मीनाक्षी की बातों को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। अब तो मैं पूरी तरह से फ्री हो गया था। मुझे पिताजी के लिए परेशान भी नहीं होना था और खर्चों से भी बेफिक्र हो गया था। जब मेरे पिताजी मेरी जिंदगी से चले गए तो शुरू में मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी बने ही नहीं थे, इसलिए उनका मेरी जिंदगी में शामिल ना होना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता था। मेरी जिंदगी पहले जैसी होती गई। मैं जैसे पहले ऑफिस जाया करता था और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरी करता रहता था और जिंदगी गुजारने की कोशिश करता था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। एक दिन ऑफिस में मुझे बुलाकर बताया गया कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझे डिमोशन दे दिया गया। इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे बॉस ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा काम अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर अगले साल तक तुमने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ सकता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये नौकरी मेरी जिंदगी की बुनियाद थी। इसी से ही तो मेरा घर चल रहा था, बल्कि मेरी पत्नी की सारी ख्वाहिशें भी इसी से पूरी हो रही थी। मैं दिन ब दिन परेशान होता रहा। वक्त इसी तरह से गुजरता गया, लेकिन मेरी कोशिशों के बावजूद भी मेरे ऑफिस का काम बेहतर न हो सका। आखिरकार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये खबर सुनकर मेरी पत्नी का मूड पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसको बताया कि मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, तो उसको मुझसे कोई हमदर्दी न हुई थी। उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी, वरना तुम्हारे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये शब्द मेरे दिल को खाली कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। मीनाक्षी अपनी जिंदगी को जीने वालों में से थी, जो न सिर्फ अपनी खुशियों और जरूरतों की फिक्र करती थी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। उसने कभी मेरी परेशानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझा। मैंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, लेकिन ये नौकरी मेरी पुरानी नौकरी जैसी नहीं थी, जहां मुझे बहुत सारी फैसिलिटी और अच्छी सैलरी मिलती थी। उन नौकरियों से मेरी आमदनी बहुत कम थी और मेरी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। कई साल इसी हालत में गुजर गए, जो मैंने बहुत परेशानी और फाइनेंशियल परेशानियों में गुजारे। मेरे पास सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी। मैं दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। एक दिन मैं थका हारा काम से वापस आया तो घर की हालत देखकर मैं हैरान रह गया था। हर तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ था, जैसे यहाँ कोई औरत रहती ही नहीं है। मैंने मीनाक्षी से कहा कि घर की ये क्या हालत बना रखी है, सफाई क्यों नहीं करती। उसने लापरवाही से जवाब दिया, अब घर में कोई नौकरानी नहीं है, सबको पैसे चाहिए
तभी वो काम करेंगी। मैंने गुस्से से कहा, अगर घर में नौकरानी नहीं है तो तुम साफ सफाई कर लो। लेकिन मीनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, तुम किसी नौकरानी का इंतजाम करो। मीनाक्षी ने मुझे बहुत तंग करके रख दिया था। मुझे महसूस हुआ उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत या मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। वो सिर्फ अपने आराम के बारे में ही सोचती रहती थी और मेरी मुश्किलों के बारे में सोचने की जरा भी कोशिश न करती थी। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था, अगर मैंने जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी तलाश नहीं की तो मीनाक्षी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके रिएक्शन से ये सब जाहिर हो रहा था कि वो इस रिश्ते को सिर्फ इस समय तक निभाएगी जब तक कि उसकी सारी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी। मुझे अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर यह एहसास हुआ कि मैंने अच्छी औरत से शादी नहीं की, ये कभी भी मेरा साथ छोड़ देगी। मेरे दोस्त ने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया था। वो नौकरी शहर के नए 5 स्टार होटल की थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पहले भी होटल मैनेजमेंट में काम किया था और सोचा था कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस होटल में कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। जब मैं होटल पहुंचा तो पता चला कि इंटरव्यू होटल की मालकिन खुद ले रही है। मालकिन के सामने इंटरव्यू देने का ख्याल मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कमरे में दाखिल हो गया। मालकिन कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। इससे मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने अपनी फाइल टेबल पर रखी और अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो उनको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, वही नीलम जो हमारे घर में नौकरानी का काम किया करती थी। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन उसकी शक्ल और हुलिया काफी हद तक बदल चुका था। वो एक 5 स्टार होटल की मालकिन थी और उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो मेरी आंखों के सामने हंसते हुए बोली, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं नीलम ही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका सवाल मेरे लिए एक और झटका सा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम इस होटल की मालकिन कैसे बन गई? नीलम ने फिर से हंसकर कहा कि एक लंबी कहानी है। उसने कहा कि ये सब कुछ आपकी पत्नी की वजह से हुआ है। मैंने कहा, मेरी पत्नी की वजह से तुम इस होटल की मालकिन कैसे बन सकती हो? उसने कहा, हाँ, मैं सही कह रही हूँ, ये सब मालकिन की वजह से ही हुआ है, जो आपके पिता के साथ बुरा बिहेव करती थी और इसी की वजह से मैं तुम्हारे पिता को वहां से निकाल कर ले गई थी। मैंने कहा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो बताने लगी कि उस रात आपके पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सीने में दर्द उठने लगा। वो समझने लगे थे कि शायद उनको हार्ट अटैक आ रहा है। वो मुझे ये सब कुछ बता ही रही थी जैसे कोई गहरा राज खोल रही हो। नीलम ने कहा, मैं फौरन ही आपके पिताजी को अस्पताल ले गई थी, जहां मैंने उनका इलाज करवाया और फिर मैं उनको अपने गांव ले गई थी, जहां की हवा ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैंने वहां उनकी ढेर सारी सेवा की, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह। मैंने उस समय आपके पिता की सेवा की जिस समय आपको उनके साथ होना चाहिए था और उनकी सेवा करनी चाहिए थी। आपके पिताजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं उनके साथ इतनी करीब हो गई थी कि आपके पिताजी ने ये सब कुछ, यहाँ तक कि ये 5 स्टार होटल भी मेरे नाम कर दिया। इस होटल के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था। ये होटल मेरे पिताजी का कब से हो गया? नीलम ने मुझे बताया कि आपके पिताजी दुबई में बहुत पैसा कमाया करते थे। उन्होंने आपसे ये बात छुपा रखी थी। जिस शहर में आपने रहना शुरू कर दिया, वहीं पर उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और अपना कारोबार करना शुरू कर दिया, जो कि वो दुबई से ही कर रहे थे। नीलम मुझे बता रही थी कि ये सब कुछ अब उसका है और मैं एक पल के लिए भी यकीन करने को तैयार नहीं था। मेरी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा, नीलम, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब कुछ मेरा है और तुम इसके मालकिन बनी बैठी हो। मैं बस यही सोच रहा था कि क्यों नीलम ने मुझे नहीं बताया, क्यों मेरे पिता ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये सब तुम्हारा काम था, लेकिन तुम तो नमक हराम निकली। नीलम ने जवाब दिया कि आपके पिता ने मुझे ये सब कुछ दिया था, मैं क्या करती? उसने कहा कि आपके पिता की ख्वाहिश थी कि मैं उनकी जगह पर इस होटल की मालकिन बनूं। उसने अपनी बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वो सच बोल रही थी। लेकिन मैं ये सब हजम नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। मैंने कहा, मुझे पिताजी के बारे में बताओ, वो कहाँ हैं? नीलम कहने लगी कि आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? पिताजी की मौत के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा था। वो कहने लगी कि मैंने आपके पिता का बहुत ख्याल रखा, उनका इलाज भी करवाया, मगर उनका इस दुनिया से जाने का समय आ गया था। मैंने कहा
कि तुमने मेरे पिताजी की मौत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहने लगी कि आपके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मौत पर आपको ना बुलाया जाए, इसीलिए मैंने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। पिताजी की मौत की खबर सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। अब तो वो कभी वापस भी नहीं आ सकते थे। मैं होटल से बाहर निकल आया था और सड़क पर ही बैठ गया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उनकी फोटो देखकर मैं रोने लगा था। मैं उनकी फोटो से माफी मांगने लगा कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। अंतिम समय में पिताजी को मुझसे मिलना तो चाहिए था, लेकिन मैं उनका बहुत बुरा बेटा था, इसलिए उन्होंने मुझे याद नहीं किया। मैं घर आ गया था और हमेशा पिताजी को याद करता रहता था, उनसे माफी मांगता रहता था। उनकी फोटो देख देख कर यही कहता रहता था कि देर से ही सही मगर मुझे आपकी अहमियत पता चल गई। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मैंने ये सब कुछ जब अपनी पत्नी को बताया तो वो कहने लगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो हम नीलम पर केस कर देते हैं। मैंने उससे कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें केस की पड़ी है। अब केस करने से क्या होगा, सब कुछ तो नीलम के नाम हो चुका है और अब मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बातों में बेहद गुस्सा था क्योंकि मेरी पत्नी भी इस समय मेरी परेशानी का हिस्सा थी। मीनाक्षी का रिएक्शन मेरे लिए एक और बड़ी परेशानी का हिस्सा था। उसने मुझ पर इल्जामों की बौछार कर दी और मैं खामोश रहकर उसकी सारी बातें सुनता रहा। वो कहने लगी कि तुम कोई छोटे बच्चे हो, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पिता ने इतने साल दुबई में गुजारे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा। तुम्हें ये सब तो सोचना ही चाहिए था कि वो अपना कुछ ना कुछ छोड़कर तो गए होंगे। उसकी बातों में ढेर सारे ताने थे। मीनाक्षी ने कहा था कि हमें नीलम की खुशामद कर लेनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे दिमाग में कुछ था ही नहीं, तुम तो बेहद ही बेवकूफ हो। जब उसने ये कहा तो मेरा दिमाग गुस्से से फट पड़ा। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। मैंने इस लड़ाई को और बढ़ाया और उसको जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने गुस्से से मीनाक्षी से कहा कि तुमने कभी ये सोचा था कि वो मेरे पिता थे? तुम्हारी बातों से ज्यादा तकलीफ मुझे और कुछ नहीं दे सकती। हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से से मेरे सामने से चली गई। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि अब मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। शुरू से ही मीनाक्षी मेरी शराफत का फायदा उठा रही थी और हमेशा उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा था। अभी भी वो ऐसा ही कर रही थी। अब मैं समझ गया था, अब मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएंगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने एक वकील से बात की जो मेरे लिए आखिरी उम्मीद थी। वकील साहब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता ने होशो हवास में खुद ही उस नौकरानी के हवाले अपना सब कुछ कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम कानूनी तौर पर भी अब कुछ नहीं कर सकते। ये सब मेरे लिए बहुत ही हैरान और मायूस कर देने वाली बात थी। मैं सोच रहा था कि क्या सच में मैंने अपने पिता के साथ बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी नौकरानी के कमरे में अपने पिता को जगह दी और उसके साथ साथ वो सब भी किया जो एक बेटे को अपने पिता के साथ नहीं करना चाहिए। अब मुझे समझ आया कि मैंने अपने पिता को कितना परेशान किया था। इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा हो सकता था। उनका भरोसा मैंने तोड़ा था और जब वो मुझसे रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते थे तो मैंने पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे किए का नतीजा था। मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या सच में मेरे साथ ये सब हो रहा है? फिर दिमाग में एक सवाल आया कि क्या अब भी कुछ हो सकता है, लेकिन वकील की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि अब कुछ वापस नहीं आ सकता, ना मेरे पिता और ना ही उनकी दौलत। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। मीनाक्षी तो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, उसे तो सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत थी। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ना कोई नौकरी थी, न घर में चैन सुकून था। लेकिन ऐसे बुरे समय में मेरा साथ नीलम ने दिया था, जिसने मुझे घर खर्च के लिए थोड़े से पैसे दे दिए थे, मगर मैं अपने किए की माफी नीलम से मांग रहा था। मैं बहुत गरीबी भरी जिंदगी गुजार रहा था। धीरे धीरे मुझे एक बीमारी ने जकड़ लिया था।